सामने से यहाँ देखिए अपनी जगह से भी वही बात कह दिया कर रहे हैं। मुझे रिपोर्ट हम लोग आ जाओ यार अपना आइए आइए अच्छा दोस्तों, आपने ट्रेलर देखा। एक सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। साउंड ही आ रही है। बच्चे आए हैं, मतलब बड़ी उम्र का कोई है नहीं, इसलिए मैं सब बच्चों का धन्यवाद करता हूँ जो आए हैं यहाँ। और जो बड़ी उम्र के हैं वो तो यहीं खड़े हैं मेरे आसपास। एक पीछे हैं, 2-3 हैं बस, बाकी सब जो बच्चे हैं। ये फिल्म जो है ये कॉमेडी नहीं सैटायर है। और मैं आपको ये संजीदा बात बता रहा हूँ। लग तो बिल्कुल रहा है कि भैया ये तो क्या कहते हैं छिछोरापन है, लेकिन जाने भी दो यारों, भी आपको बिना साउंड के लगेगा यार ये क्या पागलपन हो रहा है। लेकिन उसका वो सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, वो सैटायर था, जो कि हमारे पुलिस विभाग के बारे में, बिल्डर्स के बारे में, सरकार के बारे में। अब इसमें क्या है कि सरकार जो अच्छी स्कीम्स बनाती है, क्योंकि देखो पूरी सरकार तो बुरी नहीं होती, पढ़े लिखे लोग भी होते हैं ना। अभी अरुण जेटली साहब हो या दूसरे ऐसे लोग हों जो एक बजट बनाते हैं या जो भी स्कीम्स बनाते हैं, तो सब लोग मिलके बैठ के बनाते हैं। तो यूपी में बहुत अच्छी उन्होंने स्कीम बनाई थी महिलाओं के लिए, कि जो प्रताड़ित हो जाए तो उनकी मदद की जाए। तो कैसे उस सरकारी स्कीम को जो अच्छी भावना से बनाई जाती है, जो भ्रष्ट नेता है वो, जो भ्रष्ट पुलिस वाला है वो, जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं वो, डॉक्टर है, तो सब मिलके कैसे वो मुआवजा जो एक गरीब आदमी को मिलना चाहिए था, कैसे बीच में खा जाते हैं। और ये अक्सर ये हुआ है कि मुआवजा जब सरकार किसी किसान के लिए या किसी के लिए भी अनाउंस करती है, तो जब वो मुआवजा लेने जाता है तो उसमें से उसको कट देना पड़ता है और वो धड़ल्ले से मांगते हैं। मैंने एक फिल्म की थी धूप, वो असली कहानी पे आधारित है। एक लड़का यंग कैप्टन कारगिल वॉर में मारा गया था, तो सरकार ने उसके पिताजी को
एक जमीन का प्लॉट दिया पेट्रोल पंप बनाने के लिए, और उसके पिताजी प्रोफेसर पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, अभी भी पढ़ाते हैं, और माता लाइब्रेरियन। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि जी देखिए, हमारा एक ही बच्चा था और हम दोनों काम करते हैं, हम प्रोफेसर हैं और वो पढ़ाती हैं मेरी पत्नी, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम इसका क्या करेंगे। तो जोर दिया आर्मी वालों ने कि देखिए, ये उसकी याद में हम एक, जब रिटायर हो जाएंगे तो एक पेट्रोल पंप बना। तो ठीक है। अब एक तो पेट्रोल पंप के लिए जमीन जो दी गई वो ऐसी जगह दी गई जहां कोई पेट्रोल भरवाने आएगा कैसे, जंगल में। फिर ऊपर से चलो, फिर उन्होंने सोचा चलो इस पे काम शुरू करते हैं। तो वहां बिजली चाहिए, वहां पानी चाहिए, वहां अगर कट है सड़क का वो चाहिए। तो जो जो परमिशन चाहिए थी, वो जो परमिशन लेने जाए, हर आदमी उनसे रिश्वत मांगे, सभी विभाग वाले। और उस फिल्म में ज्यादातर डायलॉग वो हैं जो उसके पिताजी ने बोले हुए हैं। जब उन्होंने फिल्म लिखी थी, उनके साथ बैठ के मिल के लिखी। उन्होंने, बेटा जब गया, अकेला बेटा, उन्होंने कहा बेटा वॉर पे जा रहे हो, पीठ पे गोली मत खाना, गोली छाती पे खाना, अब दिल देखो बाप का। उस आदमी के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। एक ऑफिसर ने तो कहा, इन्होंने, बाप ने कहा कि अरे हमने अपना जवान बेटा दिया देश को, बेशर्मी की हद देखो। उसने कहा कि आपने देश को दिया ना, हमें क्या दिया। तो वो तंग आ गए। 5 मिनट उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मांगे मीटिंग के लिए, उनको मिल गए, वो फाइल लेके वहां चले गए, और मैंने वो पिता की भूमिका निभाई थी उसमें। गए और प्राइम मिनिस्टर के आगे फाइल रख दी, तब वाजपेयी थे। उन्होंने कहा जी ये मेरा बच्चा शहीद हुआ है कारगिल में, और मुझे एक जमीन का टुकड़ा दिया गया था, ये इसके बारे में ये फाइल है, अगर आप कभी वक्त निकाल के इसको देख लें तो बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद कहते हुए चले गए। दरअसल एक्चुअली वाजपेयी साहब ने तुरंत एक्शन लिया था और 14 लोगों को सस्पेंड किया। तो उसी तरह की ये फिल्म है जाने भी जुगाड़ो टाइप के, मस्ती में, ह्यूमर के जरिए, जैसे जाने भी जुगाड़ो में किया गया था। लेकिन मतलब मुझे अफसोस है कि ये फिल्म 3 साल से पड़ी हुई है। ये बेचारा, ये प्रोड्यूसर अपनी जमीन बेच के इसमें फिल्म बनाई। लेकिन सच्ची मजाक की बात नहीं, पता नहीं इनको क्या खुजली रहती है। अरे यार, जब तुमको पता है कि इस तरह की फिल्में लोग देखने पसंद नहीं करते जब तक वो ना हो, वो बने, चमकते स्टार ना हो। मुझे पता है कौन सा खान है इसमें, एक भी खान नहीं। हाँ, स्टोरी खान नहीं, सचमुच बहुत मजेदार फिल्म है। और इस तरह की फिल्म को आप लोगों की बहुत जरूरत होती है। वो इसलिए कि ये तो नहीं अफोर्ड कर सकते ना कि 2 महीने पहले हम शुरू कर दें दंगल 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 दंगल, साला कान पक जाए। हम कहते हैं भैया अच्छा देख लेंगे, चिल्ला मत। वो पता नहीं 6 महीने से दंगल चल रहा है, तो ये कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं इनका। राम भजन जिंदाबाद, राम भजन जिंदाबाद, राम भजन जिंदाबाद कर सकते हो ऐसा 6 महीने तक। तो दोस्त है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी थोड़ी बहुत मदद आप कर सकते हैं, जो काफी कर सकते हैं, आप जरूर लिखें। और आपको इन्हें पूरी फिल्म दिखानी चाहिए। गाने इन्होंने देख लिए हैं और सीन्स भी देख लिए हैं, लेकिन आपने क्या है, सिर्फ ये देखा है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो छोटे छोटे कट थे। तो कहानी आगे बढ़ती है तो ऐसा नहीं है कि कहानी में
बस यही चलता रहता है। ये तो इन्होंने जंप कट्स दिखाया। बहरहाल अपना ढंडोरा पीटने से कोई फायदा नहीं। आप जब फिल्म देखेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको बहुत मजा आएगा। बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बेशक इतना नाम ना हो, और कुछ लोग तो खूबसूरत भी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाय हाय उफ, देखिए और से देखिए, दिल्ली से आई है, दिल्ली रानी। हाँ अरे मेरी स्मिता पाटिल इधर आ। ये हमारी स्मिता पाटिल है जी। इसका क्या जब है, मतलब मर्दों को इसने तारे दिखा दिए फिल्म में। ये भी कटे हैं उसमें, कामयाब थानेदार ये भी कटा है उसने। और कौन कौन कटा भाई? हाँ तू तो, अरे कहाँ छुपी थी कब आई है? ये सबसे पहले सॉरी। तो ये सब शान है जी हमारी फिल्म की। और ये साला पिद्दी सा जो है, ये जितना ऊपर है उतना जमीन के नीचे है। बड़े खतरनाक होते हैं ये, छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे हिटलर और नेपोलियन। लाल बाग वो शरीफ आदमी थे। तो ये राजपूत यादव, ये किसी को बताना मत, ये उसका बाप है, मानो या ना मानो। और इसके जलवे फिल्म में देख लेना। लो भाई, थैंक यू सो मच श्वेता। मैं इस पिक्चर में फिलहाल जो लड़कियों से दो यहाँ पे हैं, तो हम दोनों इकट्ठे कहना चाहेंगे नमसीमा। इस फिल्म में दो ही लड़कियां हैं। वैसे चाहते तो थे कि बहुत सारी लड़कियां हों, मगर हमारे प्रोड्यूसर जी के पास इतने बजट था, उन्होंने कहा बैकग्राउंड में डांसर भी लड़के सस्ते मिल रहे हैं तो उन्हीं को ले लेते हैं। तो और लड़कियों को हम अफोर्ड नहीं कर पाए। तो मैं, आप सबने अभी प्रोमो देखा और गाना, आप सबने प्रोमो देखा, गाना देखा। आप लोग कैमरे के उस साइड है, हम लोग कैमरे के इस साइड है, मगर कैमरे में आवाज जरूर आएगी। तो एक बार बताइए आप सब लोग प्रोमो और गाने कैसे लगे? लाउडली बोलिए ना, आवाज नहीं आएगी आपकी। थैंक यू सो मच। हमने सबने कोई थैंक यू नहीं, आवाज नहीं आई कुछ। जोर से बोलिए। बेटा तू आगे आ जरा। कौन बोला इधर से? एक ने बोला जोर से, आना जरा आगे आना बेटा। राजा राजा इधर तेरा आदमी बेटा। सब लोगों ने इस पिक्चर में, सब पिक्चरों की तरह हमने इस पिक्चर में बहुत मेहनत करी। और सबसे मुश्किल बात थी कि हमने, आना आगे, राजा जी आते ही आगे चिल्लाने के लिए। राजा ये तूने प्लान किया हुआ नहीं, ओम जी ने शायद मुझे पहचाना नहीं है। पहचाना है, पहले मैंने इनके साथ काम किया था। मालूम राजकमल जी जो हमारे डायरेक्टर थे, मैं उनका असिस्टेंट था, और ओम जी कर्तव्य नाम की फिल्म में थे। तो बहुत पुराना रिश्ता है ओम जी से, बहुत इज्जत करता हूँ मैं इनकी। और रंजीत इज अ फ्रेंड। तो मेरी दुआ ऐसी नोट मिलेगी। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हम सब लोगों ने इस पिक्चर में बहुत मेहनत करी, और मेहनत के साथ साथ जिस सर्कमस्टेंसेस हमने शूट किया, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी थी। कितना डिग्री था? बहुत ज्यादा गर्मी थी, और हमारे पास कई टाइम पे लाइटें भी नहीं थी, क्योंकि हमने इतनी ओरिजिनल लोकेशन पे शूट किया जहाँ पे सुबह तो धूप जो आज भगवान दे देता है वो दे देता है, रात को हमें मोमबत्ती के जरिए। एक्चुअली अब एक एक करके सब लोग, मेरी फिल्म के साथ एक बहुत ही अच्छी मेमोरी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैं बहुत बीमार थी, क्योंकि ओम जी ने मुझे कहा कि रोड साइड का भजिया खाना चाहिए। जो रोड साइड के भजिया में होता है वो बाहर के भजिया में नहीं होता। तो मैंने ओम जी की बात सुनी और मैंने भजिया खा लिया, और अगले दिन मेरा गला बहुत ज्यादा खराब हो गया कि मुझे 104 बुखार हो गया एक दिन के अंदर। उसके बाद ओम जी ने कहा अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दवाई लेने लेके चलता हूँ। हम दवाई लेने गए,
उस गांव में केमिस्ट की दुकान पे बत्ती नहीं थी और एक कैंडल जल रही थी और एक छिपकली मेरे हाथ में गिर गई ऊपर से। मैं बहुत जोर से चिल्लाई। खैर हम बहुत बीमार थे उस समय, तो मैंने दवाई ली और दवाई खा ली। अगले दिन मुझे प्यूकिंग शुरू हो गया और मैं शूटिंग कर रही थी। तो मैंने दवाई, डॉक्टर ने मुझसे पूछा फोन पे आपने कौन सी दवाई खाई है। मैंने दवाई उलट के देखी तो वो दवाई एक्सपायर थी। हमने ऐसे गांव में शूटिंग किया है और मैं चाहती हूँ गाँव में लोग देखें। आई होप हमारी पिक्चर से जो भी फायदा हो हमें जरूर गाँव वापस जाए और सबकी मदद कर पाए। थैंक यू। अरे पीछे पीछे बात पीछे क्या कहना चाहेंगे? राम बजट जिंदाबाद। अभी जो मैंने कहा वो क्या था? लेकिन किरदार के बारे में बात करें, कहानी के बारे में बात करें, थोड़ा सा डिटेल्स में, बहुत शॉर्ट में आपने कहा, वो रिकॉर्ड हुआ। आपके किरदार के बारे में जानकारी नहीं मिली, कहानी के बारे में जानकारी नहीं मिली और स्टार कास्ट के बारे में जानकारी नहीं मिली। जी ओम जी, खामोश रहिए पीछे प्लीज। साइलेंस साइलेंस प्लीज। अरे भाई बात करना है, अंदर चले जाओ ऑडिटोरियम के। साइलेंस प्लीज। कौन है पीछे? जाओ, एक दो आदमी पीछे अंदर जाइए ना, बात कीजिए। देखिए जनाब, ये फिल्म है सैटायर, ह्यूमर बेस्ड फिल्म है और इसका एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है जिसने खुद का अपना पैसा लगा के ये फिल्म बनाई है। इसमें आप कहेंगे स्टार कास्ट, वो जो बनते हैं स्टार, जिनको आप कहते हो कि भाई वो सलमान साहब हैं, शाहरुख साहब हैं, आमिर खान साहब हैं, तो ऐसा कोई भी स्टार इस फिल्म में नहीं है। लेकिन सब जो कलाकार हैं वो शिक्षक हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पढ़े हुए हैं। मैं और नसीर, हम दो आदमी आए थे पहले जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे। आज कम से कम 200 एक्टर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो फिल्मों में काम कर रहे हैं, चाहे वो नवाजुद्दीन हो, चाहे वो क्या नाम उसका यार अपना इरफान खान हो, और बहुत सारे और एक्टर्स, यशपाल शर्मा है, बहुत हैं, और ये छुटकू भी वहीं से है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से है। हाँ। बहरहाल कहने का मतलब ये है, जब कास्टिंग आजकल जो होती है बड़ी फिल्म की भी, जब हीरोइन तय हो जाते हैं, बाकी जो मीटी रोल होते हैं सब, उसके लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पढ़े हुए लोग ढूंढे जाते हैं। तो आप ये मत समझिए अर्धसत्य में कोई स्टार नहीं था, मैं कोई स्टार नहीं था उसमें, ना आक्रोश में मैं स्टार था। दोनों फिल्में सुपरहिट थी और बहुत सी विक्की डोनर में कोई स्टार नहीं था। तो ये कहना कि सिर्फ स्टारों की फिल्में हिट होती हैं, ये गलत भावना है। और स्टारों की फिल्में क्या फ्लॉप नहीं होती? होती हैं। अगर कहानी अच्छी नहीं है, फिल्म नहीं अच्छी बनी हुई है, तो फ्लॉप होती है। और इस तरह की फिल्म जो है, खैर बहरहाल मैं आपको इस फिल्म की कहानी बताता हूँ। ये एक सच्चाई पर आधारित फिल्म है। हमारी सरकार जो अच्छे मन से, अच्छी भावना से मदद करती है लोगों की, अच्छी स्कीम बनाती है, उस स्कीम को भ्रष्टाचार की वजह से हम कैसे उसको गरीब आदमी को फायदा पहुंचाने से रोकते हैं, भ्रष्टाचार की वजह से। और बदकिस्मती से उसमें नेता भी शामिल हो जाता है। सभी नेता एक जैसे नहीं है, ये बात सही है। नेता भी शामिल हो जाता है, पुलिस वाला भी हो जाता है, और डॉक्टर भी हो जाता है जिसको गवाही देनी होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उस हकीकत को इसमें दर्शाया गया है कि कैसे एक महिलाओं के लिए जो यूपी सरकार ने एक प्रावधान बनाया था कि जिसमें उनकी मदद की जाए, जो औरतें रेप हो जाती हैं, गैंग रेप हो जाता है या रेप हो जाता है, तो कैसे उसको तोड़ मरोड़ के फॉल्स रेप केसेस बना के वो पेश करते हैं और कैसे सरकार को उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं।
ऐसे ही सरकार ने बहुत सारी पंचायती राज बनाया हुआ है। वो पंचायत सरपंच के अधीन पैसा होता है, पैसा कलेक्टर के पास पड़ा है, कलेक्टर के पास पैसा रहता है, सरपंच को जाके ये कहना होता है और ये बताना होता है कि साहब इस पैसे की हमें गांव को इस चीज़ के लिए ज़रूरत है, चाहे नाली बननी हो, चाहे टॉयलेट बनना हो, जो भी चीज़ हो, तब वो पैसा रिलीज करता है। तो किसान हत्या पे भी जैसे बहुत बड़ा ये इशू है हिंदुस्तान में, सरपंच को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। सरपंच क्या कर रहा है गांव में? सिर्फ पगड़ी पहन सरपंच हो, और गांव ऐसा नहीं होता कि 50,000 लोगों का गांव होता है, गांव छोटा होता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन ऐसा किसान है, क्योंकि एक दिन में डिसाइड नहीं करता खुदकुशी करना, जब वो मजबूर हो जाता है तब वो खुदकुशी करता है। तो इस तरह से हमारी जो स्कीम्स हैं, स्कीम्स बनती हैं, लेकिन उसमें कितने लूप होल हो जाते हैं, उसका कैसे लोग गलत इस्तेमाल करते हैं और कैसे, तो हमारा जो एक नेशनल कैरेक्टर है, जो चरित्र है, वो उसका पतन होता जा रहा है। जो चरित्र जब आज़ादी के लिए हम सब लड़े थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लड़े थे आज़ादी के वक्त, उस वक्त जो हमारे मूल्य थे, वो मूल्य आज नहीं दिखाई दे रहे। तो बराबर हमारा जो समाज है वो गिरता जा रहा है। बेईमानी, लालच, ये चीज़ें जो हैं, इन्हीं की वजह से गरीब आदमी का भला नहीं हो पा रहा। ये इस फिल्म का मकसद है कि खुशी से हम एक अच्छी और सही बात लोगों को बताएं। तो कहीं ना कहीं पूरे फिल्म का मकसद यही है कि सरकार पे उठाया गया है इस फिल्म से। जी, मैंने जो कहना था वो कह दिया है, इसके अलावा मैं और मेरे पास कुछ है नहीं कहने। एक अच्छा मैसेज भी सर, बोल सकते चलते चलते एक आखिरी सवाल सर, ओम जी सर, गांधीगिरी पे लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सी पैदा हो गए, क्या कहना चाहिए गांधीगिरी को लेके? कल रिलीज हुई है, आज कंट्रोवर्सी हो गई। नहीं, उसके पहले से चल रहा था। क्या हो गया उसमें? वो तो डायरेक्टर जो था वो कह रहा था कि नाम नहीं दे रहे। आपको ही लेके कहा गया था कि मैं तो प्रोड्यूसर नहीं हूँ उस फिल्म का ना। ओम जी सारे फसाद के जड़ है, वो मेरा नाम नहीं दे रहे। मैं फसाद की जड़ हूँ। तुम कहो भैया जो कहना, तेरे पास ये है, चैनल है, तूने जो कहना है तू कहता रहा मेरे बारे में। नितिन यादव के बारे में क्या कहेंगे? ओम जी एक ऐसी फिल्म है, एक छोटी फिल्म है और एक ऐसी फिल्म है जिस हम इस छोटी सी कोशिश के लिए, इस छोटी सी ब्यूटीफुल स्टोरी के लिए हम सब ने बहुत मेहनत करी। और मेहनत तो खैर सब लोग अपनी फिल्मों में करते हैं और आई गेस सारी फिल्मों में बहुत मेहनत लगती है, मगर ये फिल्म काफ़ी छोटी थी और इसका बजट भी काफ़ी कम था। और हमने ये पिक्चर जब हमने शूटिंग शुरू करी, उस दौरान से लेकर जब तक ये पिक्चर ख़त्म हुई, तब तक हम सब ने ये महसूस किया कि जैसे एक इंसान जब शुरू में कोई चीज़ की कोई स्टोरी सुनता है, बहुत एक्साइटेड होता है और बहुत खुश होता है कि ये स्टोरी बहुत अच्छी है, मगर जब वो स्टोरी आप सोचते हो कि गांव में जाके शूट करना है तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है और सुनने में बहुत क्रिएटिव लगता है। मुझे भी ऐसे ही लगा था, मगर जब हम असली में गाँव पहुँचे और हमने शूटिंग चालू करी, श्वेता, आपके किरदार की अगर बात करें, हाँ, तो डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। सारे किरदार एक दूसरे से अलग होते हैं, मगर इस पिक्चर में सबसे ज़्यादा खास बात ये है जो हमने कुछ सेट क्रिएट नहीं किया, हमने गांव के लोग क्रिएट नहीं करे, हमने असली गांव के लोगों के साथ शूटिंग शुरू करी और ख़त्म भी करी। हमने कोई भी इंसान इम्प्लांट नहीं किया जो उस गांव से या उस शहर से नहीं था। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। मैं क्राउड में बैठी हुई थी और बहुत सारा क्राउड था और रियल क्राउड था, और एक छोटे से बच्चे को बहुत ज़ोर से चोट लगी हुई थी। दूध पीने वाला बच्चा था, माँ उसे वहीं दूध पिला रही थी और उसके चोट के ऊपर कुछ 100 मक्खियाँ बैठी हुई थी
और मैं उसी क्राउड के बीच में बैठी हुई थी। वो मेरा सीन था कि मैं क्राउड के बीच में से उठ के आती हूँ। जब तक मेरा सीन आया तब तक मैं उस चीज़ को देख के, उस सब चीज़ों को देख के इतनी ज़्यादा अंदर से मुझे फीलिंग होने लगी कि मैं शूट से शुरू होने से पहले मैंने रोना शुरू कर दिया। वो लकीली बात है कि वो मेरा क्राइम सीन था, तो थोड़ा टेक्निकल एक्टिंग हो गया शायद मेरे लिए। मगर जो चीज़ें हमने उस गांव में देखी, जहाँ पे सर्दी में हर एक घर से 2 लोग मर जाते हैं क्योंकि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। केमिस्ट की दुकान जहाँ पे एक्सपायर्ड मेडिसिन मिलती हैं। मतलब ये ऐसी चीज़ें हमें शायद पता भी ना चले। एज एन एक्टर हम लोग बड़े शहर में रहते हैं, अगर हम ऐसे छोटे छोटे गांव में ना जाएं। सो मेरे लिए पिक्चर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हर एक इंसान हर एक चीज़ किसी रीज़न की वजह से करता है, और मेरी पिक्चर करने के बाद मुझे लगता है कि मैं एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनी। और मैं चाहूँगी कि आगे पिक्चर रिलीज़ होने के बाद भी हम उस गांव में जा सके और उन सब लोगों की मदद कर पाएँ। और मेरा किरदार थोड़ा डिफरेंट है, मस्ती वाला है, मगर ये एक स्मॉल टाउन की लड़की नहीं है। ये एक गरीब लड़की है जो स्टेशन पे पैदा हुई और स्टेशन पे पली बड़ी, और उसने एक ही इंसान को देखा। जैसे गनमैन होते हैं ना, मिनिस्टर होते हैं जो एक ट्रेन से गनमैन के साथ उतरते हैं, तो एक छोटा गरीब बच्चा खाली उन लोगों को देख के लगता है कि यही पावर है, यही लोग दुनिया बदल सकते हैं, तो वो भी वही बनना चाहती है। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ दिल्ली रानी। जैसा कि आप लोगों ने सबसे सुना है, ये एक व्यंग फिल्म है, कॉमेडी है, मतलब सटायर है, और इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। मतलब अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंस तो आपको सबकी बहुत अच्छी लगेगी। ओम जी हैं, जगदीप जी हैं, कुलभूषण जी हैं, और जो इसके मेन लीड है अभय जोशी, ही इज़ डन वेरी गुड जॉब। ऑल द गर्ल्स जिन्होंने भी परफॉर्म किया है। बट अब मैंने जब इसको सुना था स्क्रिप्ट के बारे में, जो जिस तरह की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, वेरी सिंपल, जो हमारे आसपास घटता है। हम रोज़ देखते हैं कि हमारे आसपास घटता है, और कुछ चीज़ों का कैसे गवर्नमेंट तो हेल्प करना चाहती है, लेकिन जो बिचौलिए होते हैं, जो मिडल मैन है, वो कैसे उसका मिसयूज़ करते हैं, और एक आम आदमी को कभी समझ में नहीं आता कि उनके साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। सो दिस फिल्म इज़ गोइंग टू टेल यू कि एक घटना कैसे एक कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी दी जा रही है या किसी तरह का प्रस्ताव है, उसको कैसे बाकी लोग यूज़ करते हैं, और वो जिसके लिए वो बना हुआ है वो कभी उस तक पहुंच नहीं पाता है। सो बेसिकली ये स्टोरी है। अपार्ट फ्रॉम स्टोरी, अगर आप मुझसे जानना चाहें कुछ तो पूछ सकते हैं। रियली टच्ड एंड वेरी हम्बल कि उन्होंने मुझे इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ कंपेयर तो नहीं कहना चाहिए, मैं तो उस लायक भी नहीं हूँ, बट मेरा इस तरह बुला देना भी, और इतने बड़े एक्टर के मुंह से आई एम रियली टच्ड, वेरी हम्बल, कि शायद मैं थोड़ा भी उस महान कलाकार के आसपास भी कहीं पहुँच पाई ना, तो शायद मैं सफल रहूँगी। सो या सॉरी, मैं समझी नहीं क्या पूछ रहे हैं। अच्छा, राइट, वेरी गुड। आई होप कि अब मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद आया, और एक्चुअली फ़िल्म बहुत अच्छी है, उसकी कहानी बहुत अच्छी है, और जितना भी ट्रेलर से आपको आइडिया लगता है, फिल्म उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है। मतलब इतना ट्विस्ट एंड टर्न मिलेगा आपको, हर कैरेक्टर प्रॉपरली आपको उसमें इस्टेब्लिश मिलेगा, एंड बहुत ह्यूमरस है, सटायर है। सो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को फिल्म देखकर। मेरा जो कैरेक्टर है, वो जो इस फिल्म के हीरो हैं राम भजन, मैं उनकी वाइफ हूँ, और बहुत ही टिपिकल एक लोअर क्लास मिडिल फैमिली है, और बेसिक ज़रूरतों के लिए भी स्ट्रगल कर रही है। उसमें कैसे राम भजन की अपनी स्ट्रगल है किसी चीज़ के लिए, और वो उसको किस तरह की सलाह दी जाती है, और जो मेरा कैरेक्टर है, शी इज़ वेरी डिग्निफाइड वुमेन, उसके साथ वो एडवांटेज नहीं ले पाते हैं। इसलिए मेरे कैरेक्टर को रिप्लेस करके, अपनी वाइफ को रिप्लेस करके किसी और को लाते हैं मेरी जगह पे, और जब लास्ट में मैं जो मेरा इस कैरेक्टर है इसमें जो आती है, उसको पता चलता है कि ये सब मेरे नाम पर हो रहा है, तो उसने वहाँ जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने भी उससे जुड़े हुए लोग हैं, उन सब की बहुत ज़बरदस्त पिटाई करती है। इतने बड़े कलाकार हैं, इतने एक्सपीरियंस हैं। कई बार क्या होता है ना, आप जब ऐसे बड़े कलाकारों के साथ काम करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ना बोल के नहीं बताई जा सकती। आप सिर्फ उनको ऑब्जर्व करते हैं, एंड देन यू रियलाइज़ कि ओह, ये जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, या
इतने वो तो मतलब उठ के चल के आके बोल देंगे डायलॉग, और इतना नेचुरल है, इतना सब कुछ। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि वो भी NSD से हैं, हम भी NSD से हैं। सो हम लोगों के लिए मज़ा ये होता था कि हम शूटिंग के बाद उनके रूम में जाते थे, वो हमारे लिए हर तरह का खाना मंगा के रखते थे, स्पेशली लखनऊ से टुंडे के कबाब और ये सब, एवरी डे, इट्स नॉट वन डे। सो हम बैठ के पूरे कहानियाँ उनकी सुनते थे, और बहुत मज़ा था। मतलब जितना वो हमको एंजॉय करा सकते थे उस जगह पे हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत सारी उनकी पोइट्री, उनकी कहानियाँ और बाकी लोगों का भी। सो हमारे लिए तो ये ट्रीट था, सो हमने एंजॉय किया। हाँ, क्योंकि एक तो बजट का प्रॉब्लम है। जब कोई अच्छी फ़िल्म कोई इस तरह से लोग बनाते हैं तो दिक्कत ये होती है कि अच्छे प्रोड्यूसर्स नहीं आते हैं उस फिल्म के लिए। सो जिस भी तरह से खालिद जी ने इसको प्रोड्यूस किया और बनाने की कोशिश की, दिक्कत क्या थी कि हम एक बहुत ही इंटीरियर गांव में शूट कर रहे थे जहाँ पे लाइट भी नहीं आती। सो कोई वैनिटी तो थी, बट हमारे पास कोई और सुविधा नहीं होती थी। सो गांव जो क्राउड भी है सारे गांव के लोग हैं, तो मेरा तो गेटअप भी गांव की था, तो अगर मैं घुस जाती थी क्राउड में तो लोग मुझे पहचान भी नहीं पाते थे। सो आई वाज द पार्ट ऑफ द टीम वहाँ के लोकल लोगों का। और बाकी कोई भी सुविधा आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप एकदम टिपिकल वही कैरेक्टर थे और वहाँ उसी तरह जी रहे थे। मेरा तो सेलिब्रेशन ऐसा रहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। मुझे क्रैकर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। सो घर सजाते हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं और पार्टी करते हैं, और कभी कभी पत्ते खेलते हैं। सो ये सब करके हम दिवाली मनाते हैं। बिल्कुल। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आप लोग दिवाली बहुत अच्छे से मनाएं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और जितना हो सके पॉल्यूशन ना करें। सो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड ऑल द बेस्ट। म्यूज़िक कमाल है। मैंने पूरा गाने सुने और देखे। सबसे मुझे मज़ा आया एक तो दिल्ली रानी जो गाना है वो बहुत मस्त है, और जो राम भजन टाइटल सॉन्ग है कमाल है। वो तो मतलब जिन्होंने गाया, आई एम सॉरी मुझे उनका नाम नहीं पता, बट वो बहुत ही, और पूरा इतना मेलोडियस है पूरा म्यूज़िक, आपको बहुत पसंद आएगा। एंड प्लीज़ आप लोग देखिए और उसको अप्रिशिएट कीजिए और लाइक करिए जहाँ जहाँ। ऑफ कोर्स मैं पार्ट का टीम हूँ, और मैं अच्छे फिल्म का, अच्छी म्यूज़िक का हम सभी इंतज़ार करते हैं। और आई होप कि आप लोग भी इस गाने, मतलब इस पूरी फिल्म के गानों को, म्यूज़िक को अप्रिशिएट करेंगे, और अपने दोस्तों को बताएं, जहाँ हो सके शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। सो यू गोइंग टू एंजॉय एंड ऑल द बेस्ट।